सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग। तो सीयूईटी के इस फिजिकल एजुकेशन की सीरीज में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन तगड़े वे में करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग बेस्ट तरीके से यार अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन सीयूईटी की करेंगे फिजिकल एजुकेशन के लिए। अब आप कहो भैया सिर्फ सीयूईटी की प्रिपरेशन करवाओगे, आप तो फिजिक्स के एजुकेटर हो। हाँ जी, तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ मेरे बारे में। मेरा नाम जकी है और मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ, और साथ ही साथ शौक में आप लोग को फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूँ। तो भैया क्या आप और सब्जेक्ट नहीं पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा। सीयूईटी फिजिक्स के लिए डेडिकेटली जो मेरा जकी सौदागर फिजिक्स वाला चैनल है, वहां पे सीयूईटी फिजिक्स का कंटेंट आप लोग के लिए स्टार्ट हो चुका है। उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लास 12 में आपकी हेल्प किया था, सेम टू सेम सिलम सीरीज का 2.0 वर्जन उसके लिए आप लोग के लिए आ जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग को इस चैनल में मिलने वाला है फिजिकल एजुकेशन का सारा कंटेंट सीयूईटी के लिए। और आप कहोगे कि भैया आपने तो एक पोल कंडक्ट करे थे जिसमें कहे थे कि जनरल टेस्ट के बारे में भी आप पढ़ा दोगे। हाँ जी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। सो बीइंग एन यूपीएससी एस्पिरेंट, मुझे नॉलेज है जनरल टेस्ट के बारे में, किस तरीके से करंट अफेयर और जीके में आप लोग अपनी पकड़ बना सकते हो, साथ ही साथ रीजनिंग के टॉपिक्स के अंदर। तो सभी में आपकी हेल्प करने लेकर आने वाला हूं इस चैनल में पूरा का पूरा जनरल स्टडी का फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टमैटिक वीडियोस, जिसमें कि कोई भी टाइम पास काम नहीं होगा। तो जनरल टेस्ट के लिए भी पूरी की पूरी प्रिपरेशन इस चैनल में होगी। तो भैया एक बार फिर से समझा दो, जनरल टेस्ट और फिजिकल एजुकेशन के लिए ये वाले चैनल को फॉलो अप करना है, और फिजिक्स के सीयूईटी के लिए फिजिक्स वाले चैनल को फॉलो अप करना है, जकी सौदागर फिजिक्स को। ठीक है जी, तो चलिए चैनल में आगे बढ़ते। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन, और पहला चैप्टर आप लोग के लिए रहने वाला है, और साथ ही साथ बहुत धमाकेदार वे में इसको बढ़ाते आगे की तरफ। आप में से एक चीज याद रखिए, सीयूईटी एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड है, तो एमसीक्यू ढेर सारी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप लोगों ने किसी भी डोमेन को या किसी भी सेक्शन को चूज करे हो, तो इसके लिए आप लोगों के पास एक बेस्ट बुक होना जरूरी है सीयूईटी के लिए, जिसके अंदर आप लोग के लिए ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हो। तो मैं आप लोग को मेरी तरफ से रिकमेंड कर रहा हूं ओसवाल गुरुकुल की वन ऑफ द बेस्ट सीयूईटी की बुक्स, जिसके अंदर आप लोग को प्रीवियस ईयर के सारे सीयूईटी के क्वेश्चंस अवेलेबल करा के दिए गए, सारे डोमेन वाइज सेक्शन वाइज सब कुछ आप लोग के लिए अवेलेबल है। चाहे आपने जो भी डोमेन चूज करे हो, आप लोग इस बुक को ले लो। बेस्ट बुक है, बहुत अच्छे तरीके से आंसर को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके दिया गया है, और आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेस्ट बनाने के लिए काफी है। तो सारे डोमेन के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग बुक आती है, जो भी आपने चूज करे हो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको परचेज कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू आप लोग जाके ले सकते हो। साथ ही साथ ई बुक फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें इन बुक्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए यूनिट को, जिसका नाम है यूनिट नंबर 1, और ये सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाली है। जैसे क्लास 12 में आप लोग का मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट नाम का पहला चैप्टर था, यहाँ पे आप लोग का रहने वाला है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे फॉलोअप जरूर कर लेना इंस्टा पे, साथ साथ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्लास की सारी अपडेट्स आप लोग को यहाँ मिलते रहती है, चाहे मैं जो भी लाइव सेशन लेने वाला हूँ सीयूईटी के रिगार्डिंग या किसी भी टाइप के वीडियोस के लिए। इसी के साथ साथ अनअकैडमी में मुझे जरूर फॉलोअप कर लेना, जहाँ ढेर सारी फ्री क्लासेस आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूँ। इसके अलावा याद रखिएगा एक और चीज, ये पूरी की पूरी पीडीएफ मेरी वेबसाइट में आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट आप लोग को दे देना चाहता हूँ। आप में से काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप बताइए कि कौन सी बुक फॉलो अप करें सीयूईटी के लिए, लेकिन मार्केट में कोई भी बुक अवेलेबल नहीं, और ये जो न्यू सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं है। तो आप में से काफी सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया हमें कोई बुक ऐसे रेफर कर दो, लेकिन है ही नहीं, तो कहां से करें। तो मैं आप लोग के लिए खुद से एक मेरी खुद की सीयूईटी की बुक डिजाइन कर रहा हूं, जो लिटरली आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉलो अप करते रहेगी। सारा तगड़ा कंटेंट उसके अंदर डिटेल में रहेगा, कोशिश रहेगी कि और उसको ज्यादा डिटेल से डिटेल बनाया जा सके। और जैसे क्लास 12 के लिए मैंने बुक डिजाइन किया था, वैसे ही सीयूईटी के लिए बुक डिजाइन करके आप लोग के लिए Amazon फ्लिपकार्ट में भी उसको लिस्ट कर दूंगा, तो आप लोग उसको परचेज कर सकते हो। आप उसको घर पे फिजिकल बुक फॉर्मेट में भी बुला सकते हो, या अगर आप चाहो तो किंडल या गूगल बुक के थ्रू आप ई बुक फॉर्मेट में भी उसे पढ़ सकते हो। और ये एकदम ही आप लोग के लिए स्ट्रिक्टली न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक डिटेल बुक रहेगी, ठीक है जी, जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस भी ऐड करवा दूंगा सो दैट तुम्हारी प्रैक्टिस हो सके। लेकिन क्वेश्चंस के लिए तो मार्केट में कुछ भी डाल दिया गया, लेकिन यार बुक नहीं है। तो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मैं आज पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद तुमको एक बार बुक से रीड कर लेना, सफिशिएंट रहेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और भैया पे भरोसा रखो यार। तो कहोगे कि भैया बुक कब आने वाली है, तो याद रखिए ये वीडियो थोड़ा जल्दी डल रहा है, क्योंकि बुक पे अभी काम हो रहा है। तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, मान लो अगर आप 2 अप्रैल के बाद देख रहे हो, मैं ये डेडलाइन बोल दे रहा हूँ, 2 अप्रैल के बाद अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए बुक आ चुकी होगी। और अगर आप 2 अप्रैल से पहले देख रहे हो, इसका मतलब है वो बुक नहीं आई है। 2 अप्रैल 2023 के बाद वाले आप लोग याद रखें, आप लोग के लिए बुक आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और जो पहले देख रहे हैं भाई, मैंने एक पोर्शन छोड़ दिया और लिंक के लिए, तो जैसे ही 2 अप्रैल हो जाएगा उसके बाद मैं अनाउंस भी कर दूंगा, और हर स्पेसिफिक चैप्टर के वीडियो के नीचे में वहां पे लिंक अपडेट हो जाएगी। तो प्लीज आप लोग जाके उस बुक को भी ले लेना, तो आप लोग की सीयूईटी फिजिकल एजुकेशन के लिए तुम्हारे काम आ जाएगी। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये सारा कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, एकदम हटके पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग का होने वाला है। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर फिजिकल
एजुकेशन क्या है। तो सब सभी लोग जानते हैं फिजिकल एजुकेशन एक ऐसे टाइप का इंस्टीट्यूट है जहां पे एक्चुअल में ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो, और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का मतलब एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक का डेवलपमेंट होता है वो है सोशल डेवलपमेंट। तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये सोशल या सोशियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सोशियोलॉजी क्या है दोस्त? तो सोशियोलॉजी एक ऐसे टाइप की साइंटिफिक स्टडी है जिसमें कि आप सोसाइटी के बारे में जानते हो, कैसे आप सोसाइटी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो, कैसे आप एसोसिएट कर पाते हो, घुल मिल पाते हो, लोगों के साथ बातचीत कर पाते हो, लोगों के लिए किस तरीके का आपका नेचर रहता है, ये सभी के सभी हम लोगों ने सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब आप कहोगे कि भैया सोशियोलॉजी को एक स्पेसिफिक पॉइंट लेकर पूरा चैप्टर क्यों बनाया गया? एक्चुअली में आप जानते हो कि अगर कोई भी एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन है, भले उसको कितना भी अच्छा खेलना आता है, लेकिन अंदर उसके सोशल क्वालिटीज नहीं रहेगी तो एक बेस्ट पर्सन नहीं बन पाएगा। आखिर ये सोशल क्वालिटीज क्या होती है जो हर एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए? वो है फेयर प्ले, ब्रदरहुड, सिंपैथी, हेल्पफुलनेस, रिस्पेक्ट, टॉलरेंस, डिसिप्लिन, और इसके अलावा ढेर सारी और भी डिफरेंट सोशल क्वालिटीज होती है जो एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर होना जरूरी है, तभी वो एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन बन पाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि और कौन कौन सी सोशल क्वालिटीज होती है जो आपको ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए। चलिए भाई, तो अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। आखिर ये है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज अ मैन कल्चरल हेरिटेज। मतलब क्या कि हमारे ना एक स्पेसिफिक पूरे के पूरे ह्यूमन कल्चर से गेम्स एंड स्पोर्ट्स लिंक है बहुत ज्यादा। अब ये कल्चर वर्ड क्या चीज है भैया? कल्चर का मतलब होता है दोस्तों कल्टीवेट, कल्टीवेट का मतलब क्रिएट करना। अब आप बोलोगे कि भैया ठीक है समझ लिए। कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या? कल्चरल हेरिटेज का मतलब ये कि जो भी स्पेसिफिक वैल्यूज, ट्रेडिशन आप लोग को मिले हैं वो कहाँ से मिले? वो पास से मिले, जो आपके दादा परदादा ने किए हैं वो आपको मिले और आप उसको आगे फॉरवर्ड करोगे अपनी आने वाली औलादों को, हाँ है ना, आपके बच्चों को। अभी से बच्चों के लिए खुश, भाई पढ़ तो लो, सीयूईटी निकाल लो पहले, गजब बेइज्जती है। तो याद रखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में भी ऐसा ही हुआ है। बहुत सालों पहले भी कुछ टाइप के गेम्स खेले जाते थे, धीरे धीरे वो इवॉल्व होते हुए गए। जैसे क्रिकेट की ही बात करें तो आप जानते होंगे पहले बाउंड्रीज नहीं रहती थी, धीरे धीरे वो बाउंड्रीज इवॉल्व होना चालू करी, रूल एंड रेगुलेशन आए। पहले के टाइम पे कुछ अलग रूल एंड रेगुलेशन थे। पहले के टाइम पे स्पेसिफिक 50 ओवर के मैचेस नहीं होते थे, 20 ओवर के नहीं होते थे। आज देखो होने लग गए। हो सकता है आने वाले टाइम में 5 ओवर के भी मैच हो या कुछ नए नए चेंजेस आए। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल हेरिटेज में चीजें चलते हुए आ रही है ना। क्या वैल्यूज, ट्रेडिशन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं। पहले के लोग भी चेस खेलते थे, आज के लोग भी खेल रहे हैं, आने वाले लोग भी खेलेंगे। पहले के लोग भी कबड्डी खेलते थे, आज के टाइम में वो प्रो कबड्डी बन गया और आगे के टाइम पे और ज्यादा कुछ अलग फॉर्म का कबड्डी आ जाएगा। तो याद रखिएगा स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। और मैं कह सकता हूं कि जो भी इंडिविजुअल गेम्स एंड स्पोर्ट्स आज के टाइम में आप लोग खेल रहे हो वो कोई ना कोई पुरानी ओल्ड सिविलाइजेशन से ही आया है। जो भी आप लोग, मान लो अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्रिकेट कहां से है। अगर आप फुटबॉल खेलते हो, मतलब आप लोग को मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है वो कहां से निकल के आया और आज तक आप लोग जो उसको खेलते हुए आ रहे हो वो कौन सी कंट्री से इवॉल्व होते हुए, तब बता दो मुझे। क्लियर है भाई? तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो हमारे कल्चरल हेरिटेज से या कल्चरल हिस्ट्री से चलते हुए आ रहे हैं। जैसे ग्रीस से सबसे पहले ओलंपिक गेम्स निकलते हुए आए। याद रखो ग्रीस से कितने टाइम पहले से यार ओलंपिक गेम खेले गए थे, एंशिएंट ओलंपिक, फिर धीरे धीरे मॉडर्नाइज हुए, आज के टाइम खेले जा रहे। हो सकता है आने वाले टाइम में और कुछ उसमें चेंजेस आ सके। तो ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक गेम्स खेले गए थे जो आज तक खेले जा रहे। कल्चरल वैल्यू का यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है कि नहीं? तो रोम की बात करें तो रोम में यार हॉर्स रेस होती थी, आज के टाइम भी होती है। इंग्लैंड में फुटबॉल और क्रिकेट का बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ, आज के टाइम भी हो रहा है। जापान में सुमो, रेसलिंग वगैरह काफी ज्यादा फेमस है, पहले से चलते हुए आज तक आ रही है। चाइना में कुंफू बहुत टाइम पहले से होता था, आज के टाइम भी होता है। इंडिया में कबड्डी, रेसलिंग, ईटीसी और भी डिफरेंट टाइप के जो भी इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स होते हैं वो हमारे कल्चरल पार्ट का हिस्सा है, आज के टाइम भी खेला जाता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ओलंपिक गेम्स कैसे इवॉल्व हुए और ये ग्रीस से निकल के आए। देखो अलग अलग कंट्रीज से निकल के आए। कल्चरल वैल्यू ट्रांसफर आज के टाइम भी हो रही है ना, आज के टाइम दुनिया खेल रही है इसको। तो आखिर ओलंपिक गेम क्या है? तो ऐसा माना जाता है कि ग्रीस में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। आप लोग जानते हो किसके लिए स्टार्ट किया गया था? ज़्यूस के लिए। कौन थे ये? हरक्यूलिस के पापा। किसने स्टार्ट किया था? हरक्यूलिस ने। क्लियर दोस्तों? तो वहां पे डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स वगैरह होते थे, आप लोगों ने क्लास 11 में इसको पढ़े होंगे अच्छे से। फिर वो धीरे धीरे मॉडर्नाइज होते हुए हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ग्रीस के ओलंपिया नाम की जगह से ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे। कब हुए थे? तो 776 BC के अराउंड हुए थे। याद होगा उस टाइम पे यार जो डिफरेंट स्पोर्ट्स खेले जाते थे, जैसे रेसलिंग हो गया, 400 यार्ड वॉक, हॉर्स रेस हो गए,
टैरोट रेस हो गई, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कुछ एथलेटिक इवेंट उस टाइम पे होते थे बहुत ज्यादा अलग रूल एंड रेगुलेशन के साथ। याद हो ना आप लोग को कि कोई भी इंडिविजुअल अगर प्लेयर आया है, स्पेक्टेटर ने खेल दिया कि ऑब्जेक्शन उठा दी तो नहीं खेल पाता था। अलग अलग रूल एंड रेगुलेशन थे, याद है आप लोग को। एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन को ही हमेशा खेल, नया नवेला जो रहता था उसी को खेलने को अलाउ था। जो प्रो प्लेयर थे वो लोग अलाउ नहीं थे। याद होगा ऑलिव ली के थ्रू यहाँ पे क्राउन पहनाया जाता था। तो ये सभी के सभी यहाँ पे इनके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस थे। तो याद रखो जब ये गेम स्टार्ट हुए थे 776 बीसी से, उससे 1000 साल तक के ये कंटिन्यूअसली चीजें चलते हुए आ रही थी, और ये गोल्डन एज माना गया था ओलंपिक गेम्स का। लेकिन बाद में 394 एडी में किंग ऑफ रोम जो थे, जिनका नाम था थेडियोसिस, इन्होंने इस गेम को रुकवा दिए थे। लेकिन बाद में 1896 में डी कॉर्बेटिन ने इसको वापस से स्टार्ट करवाए थे, और इसे कहा गया था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना गया। और उस टाइम से और ओलंपिक आज तक के खेले जा रहे हैं। और कब स्टार्ट किया गया था? एथीन में स्टार्ट किया था ना। कौन सा गेम? मॉडर्न ओलंपिक। तो याद रखना उसके बाद भी फिर कंटिन्यू रहा था, बीच में वर्ल्ड वॉर के टाइम में बंद हो गया था। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग को मालूम होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बेसिक्स। इसके अलावा अगर बात करिए रोम में जो स्टार्ट हुए थे हॉर्स रेस, तो याद रखिएगा उस टाइम पे ना बॉल गेम भी बहुत ज्यादा पॉपुलर थे रोम में, डांसिंग भी बहुत ज्यादा फेमस थी, लेकिन ये सिर्फ अमीर लोग ही करते थे, क्लियर है। लेकिन हॉर्स रेस, चैरियट रेस, ग्लैडिएटर फाइट, ये बहुत ज्यादा कॉमन स्पोर्ट्स था रोम के अंदर उस टाइम। और याद रखिएगा जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स उस टाइम पे होते थे वो मिलिट्री मैन या कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशनल एथलीट ही खेल पाते थे। अगली बात करता हूँ इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड में इवॉल्व हुए थे फुटबॉल और क्रिकेट। आप सभी लोग जानते हैं इंग्लैंड को कंसीडर किया जाता है ओरिजिनेटर ऑफ बॉल गेम। दुनिया में जितने भी टाइप के बॉल गेम है वो ज्यादातर जो है इंग्लैंड से ही ओरिजिनेट हुए। और ये भी कहा जाता है कि जितने भी आज के टाइम पे आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट आज के टाइम पे हो रहे हैं, सभी के सभी इंग्लैंड से ही इवॉल्व होते हुए आए। लेकिन उस टाइम पे जो यूरोपियन कंट्रीज थी एक्चुअल में वो लिंग जैन गट सिस्टम को फॉलो अप कर रही थी, जो जिम्नास्टिक रिलेटेड थी। लेकिन इंग्लैंड में एकदम से इवोल्यूशन हुआ बॉल गेम का, और बॉल गेम आज के टाइम पे भी सबसे ज्यादा दुनिया भर में फेमस है। अब आप कहोगे कि भैया इंग्लैंड में बॉल गेम जो ऑर्गेनाइज उससे पहले कुछ कर रहे थे क्या? हाँ जी बिल्कुल कर रहे थे। उस टाइम पे वो रेसलिंग, थ्रोइंग, हंटिंग, राइडिंग, फिशिंग, इस टाइप के स्पोर्ट्स इवेंट में वो पार्टिसिपेट किया करते थे। तो जापान में सुमो रेसलिंग बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। इसी के साथ साथ जूडो और टाइकोंडो भी स्टार्ट हुए थे या इंट्रोड्यूस करवाए गए थे जापान के थ्रू। याद रखना 1880 में एक स्कूल भी यहाँ पे बनाकर दिया गया था जो एक्चुअल में ट्रेनिंग करवाता था जूडो की। कहाँ पे? जापान के अंदर। इसके अलावा स्वीडन की अगर मैं बात करूं तो स्वीडन के अंदर जितने भी टाइप के आप लोग के आज के टाइम पे जिम्नास्टिक रिलेटेड गेम्स एंड स्पोर्ट्स दिखते हैं वो सभी के सभी यहाँ से ज्यादातर इवॉल्व हुए थे। स्वीडिश एक फिजिकल एजुकेशन सिस्टम था जिसके फाउंडर थे पेर हेनरिक लिंग। इनका नाम याद रखना, जो नाम आपको बता रहा हूं, चाहे ये वाला सिस्टम हो गया है ना, या फिर और भी जो आगे मैं नाम लेने वाला हूं, ये कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये सब चीजें तुम्हें याद रखनी है। और साथ में कौन सा स्पोर्ट्स कहां से इवॉल्व हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअल में इन्होंने एक इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करे थे जिसका नाम था रॉयल सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक, जो एक्चुअल में जितने भी टाइप के जिम्नास्टिक्स आज के टाइम में होते हैं, चाहे वो एजुकेशनल जिम्नास्टिक हो, मेडिकल जिम्नास्टिक, एस्थेटिक जिम्नास्टिक, मिलिट्री जिम्नास्टिक, ये सभी को वहां पे इंट्रोड्यूस करवा के आगे जाके उसको प्रमोट किया गया। तो ये चीज आप लोग याद रखें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना में काफी ज्यादा फेमस है कुनफू। तो आप कहोगे भैया कुनफू तो एक किस्म का रेसलिंग टाइप का इवेंट है। हाँ जी, तो चाइना में एक्चुअल में 7th सेंचुरी बीसी से ही रेसलिंग, बॉक्सिंग ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। और ये जितने भी टाइप के गेम्स थे ये सभी के सभी ट्रेन करवाए जाते थे आर्मी पर्सन को चाइना के अंदर। और इसी के साथ साथ एक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा के गई जिसका नाम है कुनफू और जिजुत्सु। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, तो याद रखना ये मार्शल आर्ट का एक पार्ट है। तो यहाँ से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट अब आपको भैया। इसके अलावा अरे हाँ भाई, चाइना एक्चुअल में यार बहुत अच्छे आज के टाइम में दुनिया के सबसे बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर, स्विमर्स और डिफरेंट टाइप के आप लोग को एथलेटिक्स वहां से भी देखने मिलेंगे। इसलिए आप जानते होंगे कि ओलंपिक में बहुत सारे मेडल चाइना खुद हासिल करता है। आप देखते होंगे अगर आप लोग टॉप लीडर बोर्ड में देखो तो सबसे ज्यादा मेडल आपको यूएस, चाइना के आसपास ही मिलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यूएसए की, तो याद रखना यूएसए बहुत पावरफुल कंट्री है आज के टाइम में भी। अगर ये पावरफुल है तो कहीं ना कहीं यार स्पोर्ट्स में भी है, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। डेफिनेटली आज के टाइम में दुनिया में जितने भी जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसमें जितनी भी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, यूएस का उसमें सबसे ज्यादा पार्ट रहता है और जीतने का भी पार्ट रहता है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो। तो याद रखिएगा जैसे यार यूएसए को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उन्होंने एक्चुअल में 2 एसोसिएशन यहाँ पे, 2 इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टैब्लिश किए थे जो एक्चुअल में स्पोर्ट्स की फील्ड में वर्क कर रहे थे, जिसके थ्रू यार उन्होंने यूएस के अंदर गेम्स एंड स्पोर्ट्स का एक किस्म से मैं कह सकता हूं रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। वो 2 स्पेसिफिक एसोसिएशन थे जिसका नाम था यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, जिसको हम लोग YMCA कहते हैं, और दूसरा होता है यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन जिसे कहते हैं YWCA। एग्जाम में आ सकते हैं दोनों एसोसिएशन के नाम और इनके फुल फॉर्म याद कर लेना। तो ये दोनों स्पेसिफिक एसोसिएशन ने बहुत ज्यादा वर्क करे थे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में यूएस के अंदर। इसके अलावा डिफरेंट एक्टिविटी उस टाइम पे वहां पे होती थी, जैसे रनिंग, जंपिंग, हॉर्स राइडिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग और बेसबॉल यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस हुआ है। आप जानते हो हैंडबॉल, बेसबॉल कहीं ना कहीं क्रिकेट जैसा ही है। वॉलीबॉल 1895 में, बास्केटबॉल को इंट्रोड्यूस कराया गया था
1846 में, टेनिस को ऑर्गेनाइज कराया गया था 1874 में, बास्केटबॉल को 1891 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था अमेरिका के अंदर। तो ये डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। अगला है इंडिया। तो इंडिया से आप जानते हो कबड्डी, रेसलिंग, ये काफी ऐसे टाइप के डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज हुए थे। तो जैसे रेसलिंग, बॉक्सिंग, पिजन फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, स्विमिंग, हंटिंग, एनिमल फाइटिंग, आर्चरी, चॉपर, कबड्डी, ये सभी के सभी उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स इवेंट थे। आपका कौन सा फेमस स्पोर्ट्स इवेंट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये सभी के सभी स्पोर्ट्स इवेंट थे, ये जितने भी हम लोगों ने पढ़े। आप जानते होंगे ये कहीं ना कहीं पहले किसी एक कंट्री में खेले जा रहे थे, आज के टाइम पे दुनिया भर में खेले जा रहे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है भाई। पहले लोग खेलते थे, आज के टाइम अब पूरी दुनिया खेल रही है, आने वाले टाइम में हो सकता है और ज्यादा लोग खेले। तो मैं ये कह सकता हूँ बेसिकली कि यार जितने भी टाइप के हम लोगों ने आज के टाइम में स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में पढ़े या स्पोर्ट्स गेम्स के बारे में भी समझे अलग अलग कंट्री के, वो पहले खेले जा रहे थे, आज के टाइम खेले जा रहे हैं और आने वाले वक्त में भी खेले जाएंगे। बस सिंपल रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे चेंजेस होते हुए आए वक्त के हिसाब से, बाकी हमारे ये कल्चर का पार्ट बन चुका है। तो इसी के ऊपर यार लियोनार्डो डी विंसी जी ने कुछ कहे हैं शब्द, आइए जान लेते हैं। वो है, इफ यू आर enamourous of practicing without scientific knowledge of sports, you are just like a pilot who goes into a ship without rudder and compass and do not know his destination। सीधी सिंपल बात कि अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, आपको उसका रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं पता है, तो आप एक ऐसे टाइप की नाव में सवार हो जिसके बारे में आपको यही नहीं पता है कि करना क्या है। आपको कहा जा रहा है बैट पकड़ के आप लोग मारो, किसको मारो भाई, स्टंप को ही उड़ा दिए। रूल एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए ना, बॉल को मारना है। तो यही चीज यहाँ पे विंसी जी ने कहे हैं, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है भाई लोग। तो अगला टॉपिक हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल थ्रू दी गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कैसे इंडिविजुअल पर्सन के अंदर गेम्स एंड स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेट करने के बाद चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला डेवलपमेंट होता है फिजिकल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, जब भी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन स्पोर्ट्स की फील्ड में पार्टिसिपेट करता है तो उसके अंदर सबसे पहले जो चेंजेस आते हैं वो फिजिकल चेंजेस ही आते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कार्डियोवैस्कुलर, मस्कुलर, ये सभी के सभी डेवलपमेंट होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो वो काफी सारे डिफरेंट डिसीजेस से बचा रह सकता है, अपने आप को फिजिकली फिट रख सकता है। फिजिकली फिट रहने के साथ साथ उसका पोस्चर भी बेटर रह सकता है और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं उसको अगर वो स्पोर्ट्स की फील्ड में आएगा और उसके अंदर एक्चुअल में फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो मैं कह सकता हूं कि स्पोर्ट्स एंड गेम की वजह से उसके अंदर यार फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो सकती है, स्पीड डेवलप हो सकती है, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, ये सभी के सभी डेवलपमेंट होते हैं। साथ ही साथ बॉडी का शेप और साइज भी डेवलप होता है। अगली बात करूं मेंटल डेवलपमेंट, और याद रखना इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जजमेंट की क्वालिटी। क्योंकि अगर कोई एक लीडर है, अब लीडर के अंदर यार लीडरशिप वाली क्वालिटी किस वे में रहती है? वो रहती है मेंटल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एक्चुअल में यार अगर टीम कितना भी बुरा खेल रही है लेकिन अगर लीडर के अंदर मेंटल एबिलिटी बेस्ट है तो वो एक्चुअल में अपनी टीम को जिता भी सकता है। तो याद रखना इंडिविजुअल एक्चुअल में फिजिकल स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह की वजह से जजमेंट, रिफ्लेक्टिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग को भी सीखते हैं। और साथ ही साथ तो याद रखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, अगर ये नहीं होगा तो लीडरशिप क्वालिटी तो आ ही नहीं सकती। अगली बात करी सोशल डेवलपमेंट की, तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करता है तो बेसिक सी बात है उसके अंदर सोशल क्वालिटीज तो डेवलप होंगी, चाहे वो कोऑपरेशन की हो, क्यूरियोसिटी की हो, फेयर प्ले हो, टॉलरेंस हो, स्पोर्ट्समैनशिप, सिंपैथी, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट करना, पेशेंस रखना, हेल्पफुलनेस नेचर, सेल्फ रिस्पेक्ट, हार्मनी, ये सभी के सभी आप लोग को दिखेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यार इंडिविजुअल इंसान के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी होते हैं। यार स्पोर्ट्स के अंदर अलग अलग टाइप के मूवमेंट चलते रहते हैं, कभी हार चल रही, कभी जीत चल रही, तो उसमें अलग अलग टाइप के यहाँ पे इमोशंस पे अपने आप का कंट्रोल रखना जरूरी है। तो इंसान अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग यार स्पोर्ट्स एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना सकता है। तो कौन कौन से डिफरेंट तो कौन से आखिर इमोशंस होते हैं भैया? प्लेजर हो गया, होप हो गया, जेलसी होना, हेट होना, फियर होना, एंगर हो गया या लोनलीनेस, ये सभी टाइप के आप लोग को, स्ट्रेस, ये सभी टाइप के इमोशंस आपको स्पोर्ट्स की फील्ड में भी देखे जाते हैं। और किस तरीके से इमोशंस का प्रॉपर कंट्रोल कर पाते हो आप लोग, ये स्पोर्ट्स की फील्ड में आप लोग सीखते हो। तो यार एक सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो यार मैं ये देख रहा हूं कि स्पोर्ट्स में आने के बाद या गेम्स खेलने के बाद मेरे अंदर सारे टाइप के डेवलपमेंट हो रहे, मैं कह सकता हूं ओवरऑल डेवलपमेंट आप लोग को देखने मिलेंगे अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। तो यहां से होता है आप लोग का टॉपिक कंप्लीट। अगला टॉपिक को देखते हैं जिसका नाम है रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रमोटिंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रिटी। दोनों ले लेते हैं, ठीक है भाई। आप सभी लोग जानते हो कि यार जब भी हम लोग किसी भी देखो हम अपनी गली में खेलते थे तो हम अपने गली के लोगों को जानते हैं, लेकिन बाजू वाली गली के बारे में बुराई करते रहते हैं, अरे कैसे बुरे लोग हैं, कितना घटिया खेलते हैं। लेकिन किसी दिन एक ग्राउंड में याली गली और बाजू वाली गली के बीच में मैच होगा तो एक तो कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन जिस दिन मैच खेला जाएगा, जैसे ही मैच खेलकर सब वापस जाएंगे तो एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है यार यहाँ पे।
तो मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स जो है एक्चुअल में प्रमोट करता है इंटीग्रेशन को, लोगों को जोड़ने के लिए, चाहे वो नेशनल फील्ड में हो, इंटरनेशनल फील्ड में हो। तो याद रखिएगा, इसलिए कहा जाता है कि हमें स्पोर्ट्स इसलिए खिलाया गया था या कॉर्बेटिन भैया ने इसलिए स्टार्ट करे थे क्योंकि उस टाइम पे ना यार दुनिया में बहुत ज्यादा मारकाट चल रही थी। कोई किसी के लैंड के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के किंगडम को गिरा रहा है, तो कोई दूसरी डायनेस्टी आ जा रही है। दुनिया के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, कंट्री के लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो यूनाइट करके दुनिया के बीच में भाईचारा प्रोड्यूस करने के लिए ओलंपिक गेम को वापस इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो मैं कह सकता हूँ रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटीग्रेशन के लिए। हाँ है ना, इसके बारे में तो आप लोग खुद जानते हो यार, मैं क्या ही बताऊं। अगला टॉपिक है आप लोग का फिजिकल एजुकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आइए कुछ डिफरेंट राइट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सीधी सिंपल बात, आप जानते होंगे कि स्पोर्ट्स की फील्ड में आने के बाद किसी इंडिविजुअल इंसान का एटीट्यूड में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आते हैं। आप देखते होंगे कोई भी आपका जो फेवरेट प्लेयर होगा, पहले के टाइम में वो अलग तरीके से खेलता था, आज के टाइम में उसके अंदर यार क्वालिटी डेवलप हुई है। मैं अगर सचिन तेंदुलकर की ही बात करूं तो यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर में से एक जो एक्चुअल में अपने एटीट्यूड को यहाँ पे बताते हैं कि यार मैं भले ही कितना अच्छा प्लेयर हूं, लेकिन वो कभी भी आपने ये नहीं देखे होंगे उनको कि वो घमंड के तौर पर खेलते हैं या किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। एक छोटा प्लेयर भी है और एक बड़ा प्लेयर भी है, सबके लिए वो सम्मान रखते हैं। तो अगला होता है हेल्पफुलनेस। जैसे जैसे आप फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करोगे, डेफिनेटली आपके अंदर यार हेल्प करने की या हेल्पफुलनेस टाइप की नेचर डेवलपमेंट होगा, डेफिनेटली होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, अपने आप होता है। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स की फील्ड में आप जानते होंगे कि यार कई ऐसे कठिनाई वाले मौके आते हैं स्पोर्ट्स के मैचेस में जहां पे पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आप वहां पे अपने आप को जज्बाती हो गए तो आप आउट हो जाओगे, फिर क्या ही टीम को खिला लोगे। हाँ या ना, कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि यार 6 विकेट एक साथ चले गए, आप आए, आप पेशेंस नहीं रखोगे तो फिर आप भी चल जाओगे तो टीम गई ना। तो याद रखिए फिजिकल एजुकेशन पेशेंस भी सिखाता है, टॉलरेंस रखना सिखाता है, टीम स्पिरिट सिखाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप देखते होंगे किसी भी इंडिविजुअल टीम के अंदर फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर टीम के अंदर फ्रेंडशिप नहीं है तो डेफिनेटली यार कुछ अच्छा नहीं हो सकता उस स्पेसिफिक टीम के अंदर। अगला है डिसिप्लिन रखना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जानते होंगे किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के थ्रू आप लोग डिसिप्लिन भी अपने अंदर इवॉल्व कर सकते हो, चाहे सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ एस्टीम हो, यूनिटी, ये सभी के सभी आप लोग यार फिजिकल एजुकेशन के अंदर से हलवा टॉपिक है यार, क्या बोलूं मैं इसके बारे में। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनेंगे सीयूटी के अंदर, साफ सुथरी बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, वो बनेंगे किस पोर्शन से, तो वो आप लोग को ज्यादातर जो क्वेश्चन घुमाने वाले बनेंगे वो बन सकते हैं ये वाले से। कहाँ गया भाई ये गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेरिटेज साइड वाला, कहाँ गया? जो भी पढ़े थे हेरिटेज साइड नहीं भाई, कल्चरल हेरिटेज, कि कहाँ से कौन सा गेम आया, कौन से क्लब के नाम है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर भाई? तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है इसको पॉज करके आंसर करें, और इन सभी के आंसर की मैंने आप लोग को कमेंट सेक्शन में डाल दिया, तो बताना कि आपके कितने आउट ऑफ 10 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन हुए। तो चलिए ठीक है, तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा यार ट्राइड का हिस्सा नहीं था जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़े। क्लियर भाई? 4 ऑप्शन है आपके पास, बेसिक सा क्वेश्चन है, पॉज करें आंसर करें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, विच फेमस ओलंपिक गोल्ड मेडल डिड एडॉल्फ हिटलर रिफ्यूज टू मीट। ये काफी ज्यादा अजीब क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जा सकता है। अब आप बोलोगे भैया आपने क्यों नहीं बताया, अरे बहुत सारी चीजें ऐसी है, लेकिन अब ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया तो आप लोग को होमवर्क दिया जा रहा है कि कौन सा था भाई, ये नेट से पता करो, कहीं से भी करो, लेकिन करो। क्लियर भाई? अगला क्वेश्चन, द ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन 1896 बाय, किसके द्वारा? बताइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर बात करें, विच ऑफ दीज सोशल ट्राइड इज नॉट डेवलप्ड थ्रू दी स्पोर्ट्स, कौन सा नहीं होता है स्पोर्ट्स के थ्रू? बताओ भाई जल्दी से, ट्राइड की बात हो रही है ना फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन, थ्रू द प्रोग्राम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वी कैन ऑब्टेन डैश अपॉन सम एक्सटेंट इफ नॉट कंप्लीटली। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, पॉज करें आंसर करें। द मल्टी रेस एंड मल्टी लिंग्विस्टिक नेचर ऑफ इंडिया पॉइंटिंग टू, बताइए किसके लिए पॉइंट करता है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज एबिलिटीज नॉट गेन थ्रू दी स्पोर्ट्स एंड गेम्स, बताइए इसका क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी आप लोग पॉज करके रीड करें, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन को भी आपको ही आंसर करना है और धन्यवाद करना है मुझे। क्लियर भाई? तो 10 क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है 10 में से आपके कितने आ रहे हैं। 0 ना आए तो बहुत अच्छी बात है, और जितने भी क्वेश्चन आप कहोगे भैया हमको नहीं बन पा रहे, आपको कराना चाहिए, वही तो पढ़ाया हूँ, अब भी हलवे क्वेश्चन है, टेंशन ना लो ज्यादा। क्लियर है भाई? और याद रखो, इंस्टीट्यूट के नाम याद रखना, फाउंडर के नेम याद रखना, और डेट्स वगैरह गेम्स की याद रख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। बाकी थ्योरी पोर्शन नहीं आएगा, इतना ज्यादा दिमाग पर नहीं देना। आखिरी के टॉपिक जो मैंने अभी टॉपिक समझाया ना, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और ट्राइड कौन कौन से उसको याद करके चल जाना। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक है आप लोग का पोर्शन। आई होप आप लोग को आज का वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ साथ दोस्तों, अपनी अच्छी प्रिपरेशन करो, किसी भी टाइप का आप लोग को प्रॉब्लम आता है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आप
आप लोग की हेल्प करने के लिए मैं जरूर बैठा हूं यहाँ पे। इसके अलावा आप लोग के और भी डिफरेंट टाइप के जो डोमेन सब्जेक्ट है, सेक्शंस है, उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन करो, क्योंकि एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके ही आप लोग अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे सीयूटी में। लेकिन इसके अलावा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोग को जैसे क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया, एक अच्छी सी बुक जो कि एक्चुअल में ओसवाल गुरुकुल की तरफ से आप लोग को दी जा रही है। तो ओसवाल गुरुकुल आपको प्रोवाइड कर रहा है सारे टाइप के सीयूटी के डोमेन, सेक्शन, सभी की बुक्स, जिसके अंदर लिटरली आपको ढेर सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करके दिए गए प्रीवियस ईयर के सीयूटी एग्जामिनेशन के, और क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे हैं। आप लोग उसको अपनी प्रिपरेशन में यूज करें और लिटरली अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, अमेजॉन से जाके, या आप लोग किंडल या फिर साथ ही साथ गूगल बुक्स के थ्रू आप उसको परचेज कर सकते हो और अपना हम सफर बना सकते हो इस सीयूटी की प्रिपरेशन में। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को, बहुत जल्दी लेकर आऊंगा सेकंड वीडियो, जब तक के लिए गुड बाय। तो चलिए बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर।